बावजूद भी कुछ इंसान ऐसी प्रकृति के होते हैं, इतना बुरा सोचते हैं और अपने दिमाग को उस बुरे कामों में ऐसे लिप्त कर जाते हैं और उसका अंजाम बहुत ही भयावह होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। वहां पर एक परिवार अपने 2 बच्चों के साथ रहता था, जिसमें एक बेटी जिसकी उम्र 13 साल थी और एक भाई था। हंसी खुशी जीवन बीत रहा था, लेकिन जो 13 साल की लड़की थी उसको किसी से प्यार हो जाता है, महज 13 साल की उम्र में। और जब माँ बाप को इस बारे में पता चलता है तो माँ बाप उसे मना करते हैं और साथ ही बहुत स्ट्रिक्टली उसको हिदायत देते हैं कि तुम इस लड़के से अब कभी नहीं मिलोगी और जो भी तुम्हारे दोनों के बीच चल रहा है इसे खत्म करो। लेकिन वो लड़की थी कि अपनी जिद पर अड़ी थी और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में थी, अपने घर पे बुलाई हुई थी। उसका पूरा परिवार कहीं गया हुआ था और शायद इसी का फायदा उठाते हुए वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाती है और उसके साथ अनैतिक संबंध बनाती है। और इसी बीच जो परिवार के मुखिया होते हैं, यानी कि उस लड़की के पिता, वो घर आ जाते हैं और घर आते ही वो जो नज़ारा देखते हैं उसे देखकर उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अपना आपा खो देते हैं, क्योंकि लड़की उस लड़के के साथ कमरे में अकेली थी, वो भी बिना कपड़ों की। अब ऐसा देखकर हर कोई भी बाप होगा, वो शायद अपने होश नहीं कंट्रोल कर पाएगा और बाप को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्से में आकर अपनी बेटी को मार डालता है और यही कहता है कि ना ये लड़की रहेगी और ना ही रोज रोज की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा करके उस बेटी की हत्या कर देती हैं। हालांकि इस हत्या को छुपाने की बहुत कोशिश की जाती है, जिसमें उसकी माँ भी पूरा साथ देती है, लेकिन फिर भी पुलिस बहुत ही जल्द इस केस को सॉल्व कर लेती है और कातिल को भी पकड़ लेती है। और ये सामने आने के बाद जो कातिल उसका पिता होता है, जिसका नाम स्वदेश होता है, उसको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। अब स्वदेश एक आजाद किस्म का इंसान था, घूमा फिरने का शौक था उसे। जब वो जेल में बंद हो जाता है, अब वो जेल में 4 दीवारी के अंदर था, कुछ लिमिटेड लोग थे। रोज सुबह शाम 24 घंटे बस उनका ही चेहरा देखना उसके मन के लिए, या उसको जो भी चीजें पसंद थी वहां कुछ भी नहीं मिल पा रही थी। और ऐसा सब देखकर स्वदेश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसका दिन कटता ही नहीं था और वो मन ही मन ये विचार करता था कि काश मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा होता। हालांकि उसको पछतावा तो था, लेकिन इस बात का नहीं कि उसने अपनी बेटी को क्यों मारा, बल्कि इस बात का कि बेटी को मारने की वजह से आज वो अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी पा रहा है। समय बीत रहा था। इसी बीच कोरोना का टाइम आ जाता है और कोरोना के बाद लॉकडाउन लग जाता है। 2021 की ये बात है। और जब लॉकडाउन लग जाता है तो जो सभी कैदी होते हैं उन सभी को स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दी जाती है कि कोई भी कैदियों से अपने रिश्तेदारों से मिलने जेल नहीं आ सकता, क्योंकि कोरोना वायरस फैलने का खतरा जो था। और इसी के चलते जो स्वदेश की पत्नी थी, पहले तो हर हफ्ते 15 दिन में अपने पति से मिलने जाती थी, लेकिन कोरोना के चलते वो अपने पति से मिलने नहीं जा पा रही थी। और इस बात से स्वदेश और ज्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ही अकेला फील करता है। और उसके दिमाग में वहीं जेल में बैठे बैठे एक ऐसा शातिराना ख्याल आता है और जिसको वो अंजाम देने की प्लानिंग तक सोच लेता है। और उसके बाद जब कोरोना खत्म होता है, उसकी बीवी उससे मिलने जाती है तो कहता है कि मैं यहाँ रहूंगा तो मर जाऊंगा, तुम कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकाल लो। और ये बात सुनकर पत्नी अदालत में अर्जी लगाती है अपने पति को पेरोल पे छुड़ाने के लिए। उसके स्वदेश के डरने की वजह ये भी थी कि स्वदेश का जो जुर्म था वो साबित हो चुका था
और जो साथ में कैदी लोग रह रहे थे वो स्वदेश को हर दिन यही कहते थे कि तुम अब इस जेल से बाहर कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा तो जुर्म भी साबित हो चुका है। हो सकता है तुम्हें फांसी मिल जाए, और अगर फांसी नहीं भी मिली तो उम्र कैद तो जरूर होगी। और इन्हीं सब बातों से स्वदेश और ज्यादा परेशान हो गया था। खैर, कुछ समय बीतता है और पत्नी की अर्जी पर अदालत उसे पेरोल पर जेल से बाहर निकाल देती है। जेल से बाहर आने के बाद स्वदेश एक बहुत ही अच्छे आदमी के रूप में अपनी जिंदगी शुरू करता है, जीता है। अब ये उसका बनावटीपन था, दुनिया को दिखावा करना था, या सच में उसके अंदर कोई बदलाव था, ये तो आप आगे की कहानी सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। कुछ समय बीतते हैं, समय गुजर रहे थे, तभी बात आती है 21 नवंबर 2021 की, जो वहीं उसके घर के पास लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मजदूर चौक था, जहाँ पे रोज दिहाड़ी करने वाले सारे मजदूर इकट्ठे होते थे। और जहाँ से हमें अपने घर का कोई भी काम कराना होता है तो हम वहाँ से ले जाके करवा लेते हैं। वो वहाँ पे जाता है और वहाँ जाकर वो अपने नए नक्श वाले, अपने बॉडी पर्सनालिटी वाले इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है। और इसी विचार में जब वो मजदूर चौक में खड़ा ढूंढ रहा था तो उसको एक आदमी ऐसा दिख जाता है जो हूबहू उसकी पर्सनालिटी उससे मिलती जुलती थी। स्वदेश की उम्र लगभग 37-38 साल के आसपास थी, और वहीं जो मजदूर चौक में उसको व्यक्ति मिला जिसका नाम राम प्रसाद बताया गया, उसकी उम्र भी 35-36 साल के आसपास थी, और कद काठी में वो बिल्कुल स्वदेश के जैसा था। स्वदेश उसके पास जाता है और कहता है कि मेरे छत की रिपेयरिंग करनी है, क्या तुमको ये काम आता है? तो मजदूर बोलता है, हाँ साहब, मुझे आता है काम, मैं कर दूंगा। वो मजदूरी वगैरह की बात करते हैं तो स्वदेश कहता है, पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारी जो भी मजदूरी होगी मैं उससे 150 तुम्हें ज्यादा ही दे दूंगा, बस मेरा काम अच्छे से कर दो। और ऐसा करके वो मजदूर स्वदेश दोनों साथ में चले जाते हैं। स्वदेश उसे अपने घर ले जाता है। सारा काम पूरा हो जाता है, शाम का वक्त हो जाता है। मजदूर काम करके जिसे वो लेकर गया था नीचे आता है, और नीचे आकर जब वो अपने घर जाने की तैयारी करने लगता है तो स्वदेश कहता है कि आप आज कहीं मत जाइए, यहीं रुक जाइए, शाम भी हो गया और आप थक भी बहुत गए हैं। आपके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया है हमने, और उसके खाने के लिए उसके स्वागत में कई सारे पकवान तैयार किए गए थे। साथ ही शराब की भी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद उसको खाने पीने के लिए एकदम दामाद के जैसे बिहेव किया जाता है, उसको खातिरदारी की कोई कमी नहीं की जाती। और मन ही मन जो मजदूर होता है वो सोचता है कि आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो पूछता भी है कि साहब, इन सब की क्या जरूरत थी, मेरा तो काम ही है काम करना, मैंने कर दिया है। लेकिन स्वदेश कहता है कि कोई बात नहीं, एक इंसानियत के नाते हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तुम कितनी मेहनत का काम करते हो, और इसी वजह से हम तुम्हें अच्छा खाना पीना देना चाहते हैं। और ये सुनकर जो राम प्रसाद होता है वो वहीं रुक जाता है। खाना पीना खाते हैं, उसके बाद स्वदेश उसको अपने नए कपड़े भी खाना खाने के बाद उसको अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, शूज दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं ये तुम पहन लो। वो कहता भी है, साहब आपने मुझे मेरी मजदूरी दे दी है, इन सब की क्या जरूरत है? तो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। और वो रख लेता है, पहन लेता है। उसके बाद खाना खाने के बाद जब बैठक शुरू होती है, और बैठक में स्वदेश और जो मजदूर होता है वो दोनों शराब पीने लग जाते हैं। और शराब पीते ही जब दोनों बात कर ही रहे थे तो जो स्वदेश की पत्नी होती है वो एक बड़ी सी लाठी लेकर अंदर से आती है, और जो राम प्रसाद होता है उसको पीछे से सिर में इतने जोर से मारती है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद स्वदेश और उसकी पत्नी मिलकर उसको मार मार कर मार डालते हैं। और जब वो मर जाता है उसको साइकिल पर स्वदेश बिठाता है, पूरा बांध बोझ के कि लगे कि कोई जैसे जिंदा इंसान बैठा हुआ है। रात का वक्त होता है और उसको साइकिल में वो बांध कर अपने घर से 2-3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक खाली जगह पड़ी रहती है, वहां जाकर उसे फेंक देता है।
और उसके बाद पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देता है। और जब वो जल रहा था, दूर से छुप के वो खुद भी ये सब देख रहा था कि कितना जल गया है। जब जलने की बदबू आसपास जाती है, लोग देखने लगते हैं कि यहाँ पता नहीं क्या चल रहा है, और जब लोग वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां तो एक इंसान जल रहा है। और इसकी तुरंत ही पुलिस स्टेशन में सूचना दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और साथ ही खोजबीन शुरू होती है। हालांकि जो स्वदेश और उसकी पत्नी थे बहुत शातिर थे, उनने पूरा प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि जो राम प्रसाद होता है उसको मारने के बाद उसके चेहरे को उन्होंने पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था। किसी भी जो अपने बजने हथियार होते हैं उससे पूरा बिगाड़ दिया था, जिससे चेहरा देखकर किसी भी तरीके की कोई शिनाख्त नहीं हो पाए। खैर, उसके आधा पार्ट, बहुत सारा पार्ट जल भी गया था, लेकिन कुछ पार्ट उसका बचा था, कुछ कपड़े भी बचे थे और साथ ही उसकी जेब में स्वदेश का आधार कार्ड भी था। और जब पुलिस जांच करती है, आधार कार्ड मिलता है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी तो बिल्कुल स्वदेश जैसी थी और उसको स्वदेश समझ लिया जाता है। इसकी सूचना उसकी पत्नी को दी जाती है और पत्नी वहां आकर बहुत ही नाटक नौटंकी करती है कि जैसे सच में उसके पति की किसी ने हत्या कर दी हो। रोती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है कि साहब, मेरे पति को जिसने भी मारा है उसे आप फांसी दिला दो। पुलिस कहती है कि तुम्हारे पति की कोई दुश्मनी थी क्या किसी से? तो कहती है, नहीं साहब, मेरे पति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, मेरा पति थोड़े समय पहले जेल से छूटा था और आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो एक अच्छे इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। खैर, ये बात होती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है बॉडी और उसमें साफ पता चलता है कि इसको पहले मारा गया है, उसके बाद इसके चेहरे को बिगाड़ा गया है और फिर इस पे आग लगा दी गई है। और पोस्टमार्टम के बाद जो राम प्रसाद की बॉडी होती है वो स्वदेश की पत्नी को हैंड ओवर कर दी जाती है। और हैंड ओवर के बाद जो पत्नी होती है स्वदेश की, उसको अपना पति बनाकर पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार भी कर देती है। पुलिस खोजबीन शुरू करती है कि आखिर किसने हत्या की, कैसे हत्या की, लेकिन पुलिस को कहीं से कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। जांच बढ़ती जाती है और ऐसे करके लगभग 15 से 20 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी पूरी तरीके से खाली थी। तभी एक दिन, लगभग 10 या 11 दिसंबर की बात है, एक इंसान सुबह भोर में कहीं जा रहा था और उसने स्वदेश को अपने घर की तरफ से लौटते हुए देख लिया। उस आदमी को लगा कि इस आदमी की तो मौत हो चुकी है, पर ये जिंदा कैसे हो सकता है। उसने सोचा, हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन फिर भी उसे अपने आप पे भरोसा था कि नहीं, ये भ्रम नहीं है, मैंने बल्कि उस इंसान को जाते हुए देखा है। और इसकी वो गुप्त सूचना पुलिस को दे देता है, बिना किसी को बताए हुए। हालांकि पहले पुलिस उसकी बातों पे यकीन नहीं करती और उसे चेतावनी भी देती है कि अगर तुमने पुलिस का वक्त बर्बाद किया तो इसकी तुम्हें सजा मिल सकती है। वो कहता है, नहीं साहब, मुझे पक्का यकीन है, मैंने उस इंसान को देखा है। अब एक तरफ जो स्वदेश की पत्नी अनुपमा होती है, वो अपना घर द्वार बेचने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। सबसे कह रही थी कि मुझे अपना घर बेचना है। लोग भी यही समझ रहे थे कि अब पति नहीं है, सिर्फ माँ बेटे हैं, तो बेचारी यहाँ क्या करेगी, जा रही होगी कहीं अपने मायके वायके। और ऐसा करके लोग भी उसका घर बिकवाने में लगे थे। धीरे धीरे वो अपने घर का सामान भी हटा रही थी और उसी की मदद के लिए स्वदेश वहां अंधेरे में आता था, जब कोई उसे देख नहीं पाए। अब जब दूसरे दिन का भोर होने वाला होता है, तभी रात रात से ही पुलिस वहां अपने पूरे चैतन्य में आ जाती है। वहां चारों तरफ घेरा लगा लेती है चुपके से कि अगर आज वो इंसान आया तो बच के जाना नहीं चाहिए। और उसी तय समय के अनुसार जब अंधेरे में स्वदेश अपने घर आता है तो पुलिस उसको रंगे हाथ पकड़ लेती है और उसको जेल में बंद कर देती है। दूसरे दिन उसकी पत्नी को, अनुपमा को, बुलाया जाता है और कहता है कि अब तो सच सच बता दो मैडम, किसको मारा है तुम लोगों ने। तो पत्नी कहती है
कि सर ये क्या नया तरीका है, आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो? एक तो मेरा पति मर गया है, उसके कातिल को आप आज तक ढूंढ नहीं पाए हो और ऊपर से आप मुझसे ऐसे सवाल करते हो। पुलिस कहती है कि अनुपमा जी, आपके पति के कातिल को हमने पकड़ लिया है, आप खुद ही देख लीजिए और आप ही तय कीजिए कि आपके पति के कातिल को क्या सजा दी जानी चाहिए। और ऐसा बोलते हुए जो स्वदेश होता है उसको निकालकर पत्नी के सामने खड़ा कर दिया जाता है। अब पत्नी अपने पति को देखकर हैरान होने का बहुत नाटक करती है, ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन जब पुलिस सख्ती पर आती है तो दोनों अपना सच कबूल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो फिर जिस घिनौनी वारदात को उन दोनों ने पति पत्नी ने मिलकर अंजाम दिया था उसकी पूरी सच्चाई खुद ही बयां करते हैं। अब वहीं जो राम प्रसाद होता है जिसकी इन्होंने हत्या करी थी, महज अपने आप को खत्म करने के लिए, ताकि वो मीडिया की नजरों में, पुलिस की नजरों में, अदालत की नजरों में स्वदेश को मरा साबित कर दें और वो कहीं दूर चले जाएं और जिससे स्वदेश को कभी जेल नहीं जाना पड़े। जो उत्तर प्रदेश के ही गंगा के आसपास का रहने वाला होता है उसको सूचना दी जाती है उसके परिवार वालों की, जो कि उस घर में इकलौता कमाने वाला इंसान था जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार के लिए पैसे भेजता था और जिससे उसके परिवार का भरण पोषण चलता था। लेकिन स्वदेश और उसकी पत्नी ने अपने चंगुल में उसको फंसाकर मौत की नींद सुला दी और बेचारे उसके परिवार वालों को अंतिम समय में चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि स्वदेश की पत्नी ने तो उसका अंतिम संस्कार ही कर दिया था, जिसको मरने के 20 से 22 दिन बाद राम प्रसाद के परिवार को ये सूचना मिलती है और जिसके बाद से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और साथ ही वो पुलिस से, अदालत से अपने बेटे के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की गुहार लगाते दिखते हैं। दोस्तों, आज का घटनाक्रम कि इंसान के दिमाग में क्या शातिराना चल रहा है ये कोई नहीं सोच सकता, कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता कि इंसान खुद की मौत के लिए इतनी प्लानिंग कर सकता है। खैर, स्वदेश और उसकी पत्नी अनुपमा सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल ये भी है कि उसका जो इकलौता बेटा था उसकी परवरिश का क्या होगा, कौन उसकी परवरिश करेगा। और यही होता है कि एक क्राइम की वजह से, दिमाग के एक शातिराने गंदगी की वजह से पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है और सभी से हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके अपने दिमाग को, अपनी सोच को सकारात्मक दिशा की ओर मोड़े। निश्चित ही आप अपनी जिंदगी में हर वो मुकाम हासिल करेंगे जिसकी आप लालसा करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।